हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपको बताने चल रहा हूं। यह क्लास 12th नीट, IIT, JEE के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। आज मैं फिर आपसे बता रहा हूं, माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख, and my coaching is the Qadri coaching classes and my channel Alimuddin Sheikh Qadri. So my dear friends, today I have started a new lesson, a new point, aliphatic carboxylic acid. First of all, already you have know what is the functional group of carboxylic acid. Functional group of carboxylic acid, single bond C, double bond O, single bond OH. ये ओइक है, कार्बोक्सिलिक ओइक ग्रुप। अब ये ओइक ग्रुप जो लगा दिया गया, अगर इसमें हमने वैल्यू रखा, इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस दिशा में इसका जो नामकरण किया गया है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला निकलता है CnH2n प्लस 1COOH, ये निकलता है। और इसी में अगर हम n की वैल्यू को फिक्स कर दें, क्या कहा मैंने, n की वैल्यू को यदि हम इसमें फिक्स करें, सपोज दैट n इज इक्वल टू 1, हो गया C1H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1COOH। अब ये हो गया CH3COOH। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करिए, 1 2, ये हो गया एथेनोइक एसिड। क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। इस ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, यह एथेनोइक एसिड हो गया। अब यहां पर अगर हम n की वैल्यू 2 फिक्स करते हैं, हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1COOH इक्वल टू C2H5COOH। अब यहां पर हो गया एक कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। तो ध्यान दें, इस ग्रुप में अभी आपको मेथेनोइक एसिड नहीं मिला। अब मेथेनोइक को कैसे निकालेंगे, प्रोपेनोइक में से आप एथेनोइक को माइनस करिए। आपने होमोलॉगस सीरीज को स्टडी किया है, होमोलॉगस सीरीज को आपने पढ़ा है, और होमोलॉगस सीरीज की स्टडी से आपने ये क्लियर किया है कि यदि दो क्रमागत, एक ही श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है, तो आप इसमें भी अंतर कर दीजिए। C2H5COOH में से CH3COOH माइनस करिए। अगर यहां पर देखिए माइनस कर रहे हैं, C2H5COOH माइनस CH3COOH इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो गए, बचा क्या, H2C। इसका मतलब हो गया कि दो क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको एथेनोइक एसिड मिला है, आप मेथेनोइक एसिड को कैसे प्राप्त करेंगे, देखिएगा, CH3COOH माइनस CH2 इज इक्वल टू HCOOH। यह जो मिला आपको HCOOH, इसको बोला जाएगा मेथेनोइक एसिड अथवा फार्मिक एसिड। इसको बोला जाएगा मेथेनोइक एसिड, या फिर इसको बोलेंगे
कॉमन नेम जो इसका लिया जाता है वह है फॉर्मिक एसिड। क्लियर। अब ये हो गया मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। आइए अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन पर चलते हैं इसके। क्लियर तो हो गया ना? इतना आपकी समझ में आ गया ना? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे लेके चलते हैं आपको कि इसके क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो यहां पर ये जो होते हैं ये मोस्टली 3 रूपों में देखे गए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला बोला गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक COOH होगा। दूसरा होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें 2 COOH होंगे। तीसरा होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिडों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक में आपने देखा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिडों में आपने देखा कि इनकी संख्या 1, डाइकार्बोक्सिलिक में 2, ट्राइकार्बोक्सिलिक में 3 होती है। अब आइए इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा जाए कि मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिडों का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम आपको इसके स्ट्रक्चर के विषय में बताएंगे। फिर से आप देखिएगा इसके स्ट्रक्चर के विषय में। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमने कहा CnH2n + 1 सिंगल बॉन्ड COOH। एक ही COOH लग रहा है, इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे सब के सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। आइए देखते हैं फिर। ये हो गया CH3 COOH, HCOOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH। नाम क्या निकला? इसको हमने कहा फॉर्मिक एसिड। क्या बोला हमने इसको? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमने कहा, या फिर इसका नाम दिया मैंने मीथेनोइक एसिड नाम दिया। दूसरा है इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। सिरका जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। यह है प्रोपेनोइक एसिड। और लास्ट का है ब्यूटेनोइक एसिड। ध्यान रहे जितना आप n की वैल्यू रखेंगे उससे एक ज्यादा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिल जा रहा है। क्लियर? एक कार्बन आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिल जा रहा है। तो यहां पर आपने देखा ये हो गया, 3 तो आपको पहले से ही मिले थे, एक आपको बाद में मिला। ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से आपने देखा कि आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिडों की एक श्रेणी मिलती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिडों की एक श्रेणी मिलती है। अब हम आपको चलते हैं लेकर डाइकार्बोक्सिलिक एसिडों में। डाइकार्बोक्सिलिक एसिडों में जिसमें मिनिमम कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। आइए देखते हैं इसमें मिनिमम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं। इनके अगर नामकरण को देखा जाए तो यहां पर देखिए CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। अगर हम इसको काउंट करें, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है? सक्सिनिक एसिड। लेकिन आरपीएससी में देखिएगा जरा सा, 1 2 3 4 1,4 डाइओइक ब्यूटेन। क्या नाम निकला? 1,4 डाइओइक ब्यूटेन। या कॉमन नेम जो आईपीएससी नेम में जो शायद कॉमन नेम में जो मैंने देखा वो है सक्सिनिक एसिड, और आईयूपीएससी नेम में जो मैंने देखा वो है 1,4 डाइओइक ब्यूटेन। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहे हैं,
2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा कि ये डाई कार्बोक्सिलिक है। क्या कहा मैंने? ये डाई कार्बोक्सिलिक है। अब आइए ट्राई कार्बोक्सिलिक में देखा जाए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा जाए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडों में मोनो मतलब जिसमें एक COOH जुड़ा हो, डाई मतलब जिसमें 2 COOH जुड़ा हो, ट्राई मतलब जिसमें मिनिमम 3 COOH जुड़े हो। तो हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडों की संख्या में लेके चलते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा CH2COOH पहले कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिया, दूसरा देखिए COH COOH, तीसरा CH2COOH, क्या होगा? CH2COOH। सामान्य सा नाम देखिए, इसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? सिट्रिक एसिड बोलते हैं। साइट्रेट, साइट्रेट या जो है नींबू के रस वगैरह में मिलता है, साइट्रेट नाम दिया गया, सिट्रिक एसिड नाम दिया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1, 2 और ये 3, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए? 1 2 3। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुपों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुपों की श्रेणी में एक कार्बन, एक COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिडों की श्रेणी में 2 COOH, ट्राई कार्बोक्सिलिक श्रेणियों में 3 COOH, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिडों की श्रेणी में से ग्लूकोज के साथ अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो जाए, फ्रक्टोज के साथ यदि एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो जाए, तो वहां पर पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनकी संख्या 3 से ज्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक्सेस हो जाएंगे। इसलिए यहां पर हमने कहा कि 1 2 और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक को कहा कैसे गया? तो आप लोगों ने पढ़ा है, आईपीएससी नाम में आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छी तरह से आईपीएससी नाम में आप लोगों ने पढ़ा है कि यह एल्केनो की सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। इनका अनुलग्न ओइक है। इनका नाम संगत एल्केनो के अंत से एन हटाकर ओइक जोड़कर पढ़ते हैं। इनका नाम संगत एल्केनो के ALKANE, एल्केनो के अंत से एन हटा दीजिए, -n प्लस ओइक OIC, ओइक जोड़कर पढ़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू एल्केनोइक। क्या नाम हो जाएगा? एल्केन के अंदर से एन आपने हटा दिया तो हो गया एल्केनोइक। क्या हो गया? एल्केनोइक। क्या हो गया? एल्केनोइक। एल्केनोइक हो गया। तो यहां पर एल्केनोइकों को का नामकरण किया जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो नीट के लिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोनो कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नीट के लिए जो एग्जाम आपके एकदम करीब आ चुका है, नीट के एग्जाम के लिए अब आपको कैसे जो है क्लियर करना है कि मोनो कार्बोक्सिलिक कौन होगा, डाई कार्बोक्सिलिक कौन होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक कौन होंगे, और इस तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल रहे हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिडों का नामकरण कैसे किया जाएगा, इनको बनाया कैसे जाएगा, इसमें कौन कौन से रिएक्शन महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक एक करके आप लोग देते चलिएगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा जो है विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग जरूर ध्यान देकर इस टॉपिक को स्टडी करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको बता रहा हूं, आप लोग फिर से देखते रहिएगा कि यहाँ पर जो अब मैं बताने चल रहा हूं कि कैसे बनता है। सबसे पहले बनाने की विधि देखिएगा, मैकेनिज्म प्रॉपर्टी आप देखिएगा, इसको बनाने की विधि है ना, प्रिपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? प्रिपरेशन मेथड बोलते हैं इसको। आप देखिएगा प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड आप देखिएगा, इसका बनाने की विधि कैसे आप इसको बनाते हैं। वेरी सिंपल मेथड है, बहुत ही साधारण सी विधि है।
कि एल्डिहाइडों को लेकर के अम्लीय माध्यम में H2SO4 के मीडियम में अम्लीय माध्यम में जो है सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। एल्डिहाइडों को लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन आप करवा दीजिए। देखिए RCHO, अब यहां पर आपको लेना है, क्या लेना है, मैंने क्या एग्जांपल दिया अभी आपको, मैंने बताया सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने बेटा किया ऑक्सीजन तो आपको इसमें ऐड कर देना है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और रिडक्शन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन रिमूव होता है। आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, आ गया RCOOH, क्लियर, RCOOH, क्लियर, RCOOH। आइए ना देखते हैं, R की वैल्यू मैंने रखा CH3CHO इज इक्वल टू, एलवाई लगाइएगा, Na2, ध्यान रहे केमिस्ट्री में आइजन नहीं चलता, आप ऊपर जो लिखा गया नीचे ऐसे 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 आपने कर दिया, नो नेवर, कभी नहीं, आपको लिखना पड़ेगा Na2Cr2O7 H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बना लेगा CH3COOH। अब ये क्या बनाया, ये बना लिया एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड। क्या बनाया, एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड, जिसको हमने कहा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, एथेनोइक एसिड। क्या है, एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड क्या है, जो है इसका आईयूटीएसी नाम है, और कॉमन नेम में आप आएंगे इसको बोला जाएगा एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड। तो कॉमन नाम अगर निकालेंगे तो एसिटिक एसिड आएगा, आईयूटीएसी नाम अगर आप निकालेंगे तो इथेनोइक एसिड आएगा। और ये जो है कार्बोक्सिलिकों की श्रेणी में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्लियर, नोट करिए इसको। और हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह देखिएगा आप लोग कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अभी तो आपने एल्डिहाइडों का लिया, अब हम फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने चल रहे हैं। तो फॉर्मल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन में हो गया क्लियर, ये रिएक्शन आप लोग बराबर नोट करते चलिएगा, टाइम बहुत ही शॉर्ट है। अब आप लोग देखते चलिएगा, HCHO ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसका नाम क्या रखा गया, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। इस मेथेनल या फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाइए आप, इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए। इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करवाएंगे, ये देखिए HCOOH क्या बन गया, HCOOH फॉर्मिक एसिड। क्या बना, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ये रिएक्शन आपका हो गया। कैसे आपने बनाया, कैसे बनाओगे, हाउ डू यू प्रिपेयर इट, फॉर्मल्डिहाइड थ्रू फॉर्मिक एसिड। आप कैसे बनाओगे, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then it gets to the formic acid। फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड बनाता है। तो इसी तरह से अगर हम एसिटाल्डिहाइड को ले लें, क्या ले लें, एसिटाल्डिहाइड को ले लें, CH3CHO इज इक्वल टू, यहां पर ऑक्सीडेशन लिया मैंने, हो गया CH3COOH। इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। क्या नाम हो गया, एसिटिक एसिड। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है आपको? तो यहां पर आप लोगों ने देखा बहुत ही आसानी से, वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड। आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा नीट के एग्जाम में।
क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, आपने तुरंत उसका आंसर निकाला, तुरंत आपने उसका आंसर जो है उसका आंसर क्लियर किया। तो इस तरह से ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। अब आप लोग देखिएगा कहीं कहीं पर यह पूछता है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में या क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में या उदासीन पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में किस प्रकार से रिएक्शन करता है। आइए एक एक करके देखा जाए। तो अगर ये क्लियर हो गया है इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा टॉपिक आ रहा है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहलों को लेकर के, किसको, प्राथमिक एल्कोहलों को ले रहे हैं RCH2OH, प्राथमिक एल्कोहलों को ले रहे हैं RCH2OH, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। और पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं, जो कैटलिस्ट इस पर लिया जा रहा है वो पोटेशियम परमैंगनेट लिया जा रहा है। यहां पर KMnO4 KMnO4 और जो इसको प्रोसीड करेगा इससे जो है वो है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा RCOOK। क्या बनाया, RCOOK। H2O बाहर निकल जाएंगे, H2O बाहर निकल जाएंगे, के जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा RCOOK बना लिया, RCOOK बना लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर आपको इसको H2SO4 की उपस्थिति में इसको करना है, H2SO4 की उपस्थिति में अगर आपको इसको करना है तो कैसे आप करेंगे। H2SO4 की उपस्थिति में अगर आपको करना है RCH2OH KMnO4 यहां पर लिया आपने, ये प्रोसेस आपको मिल गया। अगर ये प्रोसेस आपको मिल गया तो अब आपको सेकंड टॉपिक ले चलना है, ये बन जाएगा RCOOH। क्या मिला है आपको मिल गया जो है यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। क्लियर। अभी तक इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। लेकिन जब R की वैल्यू फिक्स कर देंगे, CH3 कर देंगे, हम CH3COOH कर देंगे, तब बेटा इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। तब बोलेंगे क्या, एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे। इस तरह से हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की श्रेणी बताया। अब आप देख लीजिएगा अगर बेसिक नेचर में है, यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन होना है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बेसिक नेचर में लेकर चल रहे हैं, क्षारीय माध्यम में लेकर चल रहे हैं, अगर ये क्लियर हो गया और रिएक्शन आप लोग बहुत तेजी के साथ उतारते चलिएगा। और मैंने कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार शेयर करते रहिएगा, लगातार वीडियो को वॉच करते रहिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको वॉच करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें से टॉपिक जो है सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख एक बार फिर कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस मेरे टॉपिक को एक टॉपिक को मेरे लर्न करिएगा, प्रोसीड करिएगा। लर्न जो है जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको राइट कर सकिएगा उतना ज्यादा से राइट करिएगा। तो मेरा अगला पॉइंट आ रहा है, अब देखिएगा इसका जो बेसिक नेचर होता है सेम एज लाइक CH3OH मैंने लिखा। क्या लिखा, CH3OH। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या नाम है इसका, मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल। और ये जो मेथिल अल्कोहल है सेम एज लाइक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आ गया। अगर ये KMnO4 आया ऑब्लिक KOH ऑक्सीडेशन आपने करवा दिया, इसका ऑक्सीडेशन आपने करवा दी, हो गया HCOOK। क्या होगा, HCOOK ना, HCOOK पोटेशियम फॉर्मेट। क्या हुआ, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम निकला इसका, मिडुअल कंपाउंड के रूप में पोटेशियम फॉर्मेट आया। और ये पोटेशियम फॉर्मेट आया, फिर इसको आपने लिया और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की उपस्थिति में आपने इसको डिकम्पोज कर दिया और ये बना लिया HCOOH। ठीक, ये बेसिक नेचर का आया। आइए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, न्यूट्रलाइजिंग नेचर पर चलते हैं। क्लियर हो गया, एनी कंफ्यूजन। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, किसी को कोई समस्या लग रही हो, तो मैंने बताया है आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9919529090। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको एल जॉर्डन की केमिस्ट्री से पढ़ा रहा हूं और एल जॉर्डन की केमिस्ट्री से मैं आपको उसका आंसर दूंगा।
या कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री सबसे बेस्ट केमिस्ट्री है। पढ़ाने के लिए तो आपको ढेर सारे लोग पढ़ाएंगे, लेकिन जॉर्डन की केमिस्ट्री को पढ़ाना यह आसानी बात नहीं होती। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और जहां तक कोशिश हो सके वहां तक आप लोग इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप जान रहे हो अगला भी जान जाएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जानेंगे उतना ज्यादा हमको प्रसन्नता होगी, कम से कम हमारे सारे बच्चों ने इसको सीखा, इसको समझा। मैं अपने तीसरे प्रोसेस पर चलता हूं, अपने अकादमिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से तीसरे प्रोसेस पर चलता हूं। तो यहां पर आप देखिए कि एथिल अल्कोहल को मैंने लिया है CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल को मैंने लिया और लेकर के सेम एज लाइक MnO4 KMnO4 और यहां पर हमने लिया है जो इसका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और फिर यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस लेंगे। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस लिया हमने और ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, CH3COOK CH3COOK हो गया और ये हो गया पोटेशियम एसीटेट। क्या हो गया? पोटेशियम एसीटेट हो गया। और ये पोटेशियम एसीटेट को लेकर के हम फिर H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट कर देते हैं और ये हो जाता है CH3COOH एस्टिक एसिड। तो इस तरह से ये एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एक बार फिर से आप रिएक्शन देख लीजिए और अगला रिएक्शन हम लेके चलते हैं ग्रिग्नार्ड अल्कर्मा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड अल्कर्मा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। रिएक्शन टुवर्ड्स Grignard reagent with carbon dioxide CO2। अब आप देखिएगा इस रिएक्शन को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, इस रिएक्शन को किस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, यहां लिख रहे, देखो बेटा ध्यान से, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट। एनी कंफ्यूजन? नो। अंडर पॉइंट। अब हमको लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। इसके साथ हमने ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन, क्योंकि ईथर सॉल्यूशन में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराया था, ईथर में रिएक्शन कराते हैं तो हो जाता है डबल बॉन्ड OC। यहां पर देखिएगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड C। अभी डबल बॉन्ड जो लगा है एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक को हम ले रहे हैं OMgX, यहां से एक को हमने लिया, एक बॉन्ड के साथ हमने लिया OMgX। क्लियर? OMgX ले लिया। अगले के साथ हम क्या बच रहा है? R बच रहा है। अगले के साथ जो R बच रहा हमने R लिख दिया। क्लियर? अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। H2O हाइड्रोलिसिस यहां करवा दिया जाएगा। H2O हाइड्रोलिसिस अगर हम यहां पर इसका करवा दे रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर RCOOH, यहां से ले लीजिए, बचा क्या? RCOOH प्लस MgOH। क्लियर? प्लस MgOH। यहां पर RCOOH आपका प्राथमिक कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया, और MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, या आपका देखिएगा कि MgOH2O HOH लिखा है, इसको तोड़ दे रहा है HOH। तो यहां पर आप देखिएगा
MgOH यहां तक आप देखिएगा, MgOH, ये हो गया ना। R अब देखिएगा RCOOH, क्लियर, RCOOH प्लस MgOH। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो डाउट। सो ऐसे ही हम अगला रिएक्शन लेकर चलते हैं। अगर यहां पर आपको सामने समस्या है, अगर आप नहीं करा पा रहे हो, जरा सा आप लोग देखिएगा। इसी रिएक्शन को हम एल्किल मूलक के रूप में रख करके देख रहे हैं। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgX इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहां हो गया O डबल बॉन्ड C O MgX प्लस CH3, यहां हो गया। और यहां पर हाइड्रोलिसिस हमने करवाया, HOH हमने करवाया। अब ये हो गया, यहां पर हो गया CH3 C डबल O H प्लस MgOH। X यहां पर है, X की वैल्यू ध्यान दीजिएगा। X की वैल्यू मैंने कई बार बताया है आपको। क्लोरो भी है X की वैल्यू, ब्रोमो भी है, आयोडो भी है, फ्लोरो भी है। हम कोई भी एक वैल्यू रख देते हैं MgOH X के स्थान पर क्लोरीन रखिए, ब्रोमीन रखिए, मैग्नीशियम जो है आयोडीन रखिए, तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। अगर OH आपने रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड, तो आप X की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? इस तरह से आप रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है कि डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से आप कैसे बनाओगे। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से आप कैसे जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है विथ किसके साथ? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब आप देखिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ आप डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से आप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो इस दशा में जो आप रिएक्शन कराने चल रहे हो, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, देखते रहिएगा ध्यान से। C डबल OH ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या निकला? C डबल OH CH2 C डबल OH 1,3-डाइओई प्रोपेन। इसको कहा गया माइलोनिक एसिड। क्या बोला गया? माइलोनिक एसिड बोला गया है। ये माइलोनिक एसिड है। इसको कॉमन वे में अगर हम लिखना चाहें, हम लिखेंगे C डबल OH CH2 C डबल OH। इसको मैंने कहा कि मैलोनिक एसिड है, और मैलोनिक एसिड को हीट किया जाए, गर्म किया जाए। यहां पर मैलोनिक एसिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर आप ध्यान से देखेंगे, यह हो जाएगा CH2 और एक यहां से ले लीजिएगा CH3 C डबल OH। क्या निकला? CH3 C डबल OH प्लस क्या बचा? CH3 C डबल OH प्लस एक CO2 तो बचा ना भाई। आप CH3 1 2 3 CH3 C डबल OH प्लस CO2 ये बन गया CH3 C डबल OH। इसका नाम हमने क्या रखा? एसिटिक एसिड रखा। तो इस तरह से आपने देखा, या एथेनोइक एसिड जिस नाम से आईपीएसी नाम से जाना जाता है, वह है एथेनोइक एसिड, और ये हो गया एसिटिक एसिड।
आइए थोड़ा सा देखते हैं कि अम्ल एमाइडो से कैसे हम बनाते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा अम्ल एमाइडो के साथ अपक्रिया। अम्ल एमाइडो से प्रिपरेशन देखते हैं इसका, कैसे हम इसको अम्ल एमाइडो के साथ बनाते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। RCH2 RCONH2 अम्ल एमाइड है ये, RCONH2। ध्यान है, CONH2 अमाइड बोला जाता है, CONH2 अमाइड बोला जाता है। एल्किल अमाइड हो गया है, क्या हो गया? एल्किल अमाइड। अब टोटल इसको कॉमन लैंग्वेज पढ़ेंगे, कहेंगे एल्केनामाइड। क्या बोलेंगे? एल्केनामाइड। एल्किल अमाइड प्लस H2O। एल्किल अमाइड को लिया गया, H2O से हमने इसको लिया, रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने। एल्किल अमाइड को लिया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हमने करवाया, और जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे यह हो जाएगा RCOOH। RCOOH बन गया प्लस NH4। क्या बन गया? NH4Cl प्लस NH4Cl। यहां पर जो अब आइए रिएक्शन पर रखते हैं, लिखा हमने CH3CO NH2 प्लस HOH इज इक्वल टू HCl। यहां पर प्रेजेंस कर दिया हमने, हो गया CH3COOH प्लस NH4Cl। ये नवसादर बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। अमोनियम क्लोराइड बनाया, इसको मैंने कहा कि ये नवसादर बन गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको बताया अभी आपको कि किस तरह से हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को बना लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, तो इस तरह से इनके अपघटनों के द्वारा हम बना लेते हैं, गिरनार्ड की रिएक्शन के द्वारा हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको तरह तरह से अभिक्रियाओं के द्वारा हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लिया आपने, नोट किया इसको, रिएक्शन को आप लोग बराबर नोट कर दिएगा। मैंने कहा कि बुक बहुत ही मुसीबत से आपको मिलेगी, एल जॉर्डन की बुक से मैं बता रहा हूं, इसलिए आप लोग हर टॉपिक को नोट करते चलिएगा। आज मैं किसी दूसरी बुक का हेल्प नहीं ले रहा हूं, जैसे के शर्मा की बुक है, MP साहनी की बुक है, AK मंगलिक की बुक है। मैं आज किसी बुक से नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ सिंगल बुक से बता रहा हूं, एल जॉर्डन की बुक से बता रहा हूं। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है, इसमें मैकेनिज्म के प्रकार हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन की क्रियाविधि कैसे होती है, यह सब बताया गया है। परंतु अगर इतने डीप में हम आपको लेके चलेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपका टॉपिक जो है छूटेगा। फिर भी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे सीख सकें। आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम आपसे कहें कि आप लोग सिरके का भौतिक गुण बताइए, जाहिर सी बात है सूंघने में तीस होगा, गंध सिरके जैसी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। देखने में क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड लाइक पानी की तरह से है, ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, तीक्ष्ण है। स्वभाव इसका स्वभाव क्या है? तीक्ष्ण है। प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जा रहा है, परिरक्षण के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। अचार, सिरका जो है या फिर खटाई वगैरह जो शर्तें हैं उसमें आप डाइल्यूट एसिटिक एसिड जो है ग्लाइसियल एसिड का 40% सोल्यूशन आप लेकर के उसमें डाल देते, ऊपर से सारे के सारे फंगस समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको फंगिसाइड भी कहा जाता है। यह प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में यूज किया जाता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी अभी आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इसकी।
ध्यान रहे कि इसके पहले 3 सदस्य जो होते हैं वो तीखी गंध वाले, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये 3 सदस्य बहुत ही तीखे गंध वाले होते हैं। क्या क्या मैंने बताया? फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये बहुत ही तीखे गंध वाले होते हैं। इसके बाद जो और होते हैं उनकी गंध कम हो जाती है, लेस हो जाती है, और हायर में आप जाएंगे और ज्यादा में आप जाएंगे ये पूरी तरह से गंधहीन हो जाते हैं, ऑर्डरलेस हो जाते हैं। स्ट्रक्चरली देखिए इनको जरा सा। अगर ये कहा जाए कि कैसे एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से आपस में ज्वाइंट होते हैं, एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से आपस में ज्वाइंट होते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू लुक टू हियर आर सी, देख रहे हैं ध्यान से, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, क्लियर, सिंगल बॉन्ड एच, एनी कंफ्यूजन? आर सी डबल ओ एच जुड़ गया, बन गया एक 2 अणुओं को, जिसको कहा था द्वितीयाणु बनाने की प्रवृत्ति। क्या? द्वितीयाणु, 2 अणु, डाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर बनाने की प्रवृत्ति। बाइमॉलिक्यूलर किस प्रकार से बनाते हैं? ये एक तो आपने देखा यहां पर बना लिया, अब अगला हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होगा H, क्लियर, सिंगल बॉन्ड O हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R। अब फिर यहां से आइए, यहां से आप लेकर के आ रहे हैं, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, अब यहां से आ गया डॉट बॉन्ड, क्लियर, RC+OH। तो ये दोनों बॉन्ड जो निकला, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड जो है ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ध्यान रहे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं, बहुत ही क्षीणबंध होते हैं और आसानी पूर्वक ये ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर ये बॉन्ड आसानी पूर्वक ब्रेक करेंगे, टूट जाएंगे, तो एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बहुत तेजी के साथ जो है वो बिखर जाएंगे। इस तरह से इनको गर्म नहीं किया जा सकता, और प्रिपरेशन ऑफ एस्टिक एसिड हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही इसका प्रिपरेशन किया जाता है, बनाया जाता है। हम बताएंगे आपको क्विक विनेगर प्रोसेस। क्विक विनेगर प्रोसेस, शीघ्र सिरका निर्माण विधि कैसे होती है, तो शीघ्र सिरका निर्माण विधि में इस तरह से आपको बताया जाएगा। यहां पर आपने देखा, अब हम आपको चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ लेकर के, कि अब आप इसकी देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने बताया, द्वितीयाणु बनाने की प्रवृत्ति, ठीक, तीसरे गंध वाले, कहां से? पहले कार्बन से लेकर के तीसरे कार्बन तक तीसरे गंध वाले होते हैं, चौथे से लेकर के 16वें कार्बन तक का इनकी गंध धीमी होती है, इसके ऊपर वालों की गंध एकदम गंधहीन हो जाते हैं। और क्या बताया? प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किए जाते, परिरक्षण के रूप में यूज किए जाते हैं। ये इनका सिंपल और फिजिकल कैरेक्टर होता है। अब हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताने चल रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ध्यान रहे, केमिकल प्रॉपर्टी का अपना अगला टॉपिक, अगला लेक्चर हम आपको कल देंगे। इसलिए आपसे एक बार फिर से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे इस चैनल को अलीमुद्दीन शेख कौदरी, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से शेयर हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारा टॉपिक, हमारा दिया गया लेक्चर यहीं तक सीमित रहे। मैं ये चाहता हूं कि हमारा दिया गया लेक्चर चारों तरफ फैले, लोग इसके विषय में जाने। हाँ, किस केमिस्ट्री से पढ़ाया जा रहा है, कहां से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की समझ में आना चाहिए। आगे आपके सामने एग्जाम है, आप एग्जाम को क्वालिफाई करिए। मेरा आपके प्रति यही हृदय से आशीर्वाद है। आप लोग जरूर जो एग्जाम आपके सामने है उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।